सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहां मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं सर? क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था, जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो... नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहां तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हां में सर हिलाया। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था। दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था। शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूं जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर? शिवम। ब्रदर शिवम रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूं? जरूर। शिवम ने हां में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूं, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।
रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता उसका फोन बज उठता है। शिवम, फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की मां सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी? पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। आपको चोट कहां लगी? शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया। फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन्स उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। बहुत निर्दयी हैं वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हां कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी, बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूं जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे।
कम से कम हमें उनके चेहरे तो नहीं देखने होंगे। ये सुन सिमी भी खामोशी में डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम। कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहाँ भी आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।